गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने संकरित कक्षकों के संकरण और संकरित कक्षकों के बारे में पहले बात की थी। मैंने आपको बेसिक इसके बारे में बताया था। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका संकरण आता है, संकरित कक्षक आते हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर संकरण का वैल्यूज़ क्या होती है, संकरण किस तरीके से निकाला जाता है, और संकरण के अंदर आने वाले जो कोफिशिएंट्स हैं, जो गुणांक हैं, जो मिश्र गुणांक हैं, उनकी कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं। देखिए, संकरण जो होता है या जो संकरित कक्षक होते हैं, उनके गुणांकों की जब हम बात करते हैं तो हमें क्वांटम मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। और क्वांटम मैकेनिज्म के अंदर वही चीज़ें आएंगी आपके, जैसे आपका तरंग फलन क्या था, साइन वाला आया था। आपके मिश्र गुणांक जो आए थे C1, C2, C3 एंड एट ऑल, जितने भी आपके पास में आए थे, वो उन सब के गुणांकों के हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। कैसे हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले SP संकरित कक्षकों की। देखिए, SP संकरण जो होता है एक S कक्षक और एक P कक्षक के आपस में ओवरलैप करने से बनता है। SP संकरण होगा, दो कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे, एक S होगा, दूसरा P होगा। ये LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड के थ्रू हमें क्या होता है, ये मिश्रित होकर दो नए संकरित कक्षक बना लेते हैं, जिनके बीच में एंगल 180 डिग्री का होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था इसका, BeCl2 आपको एक एग्जांपल दिया था, जिसके अंदर आप कौन सा संकरण होता है, SP संकरण होता है, एंगल 180 डिग्री होता है, स्ट्रक्चर आपकी लीनियर होती है। और लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके अंदर आपके मान लो सिंपली क्या है, S करेक्टर हम बात करें, S करेक्टर इसमें होते हैं 50% और P करेक्टर भी इसमें कितने होंगे, 50% होंगे। यहाँ तक की बात हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। अब जब हम इन दो नए संकरित कक्षकों की तरंग फलनों की बात करते हैं तो हमें पता है, जितने हमने पहले भी बताया है, जितने कक्षक होते हैं उतने ही आपके क्या बनते हैं, तरंग फलन बनते हैं। तो हमारे पास में इस SP संकरित कक्षक के अंदर कितने संकरित कक्षक बन रहे हैं, SP संकरण के अंदर दो संकरित कक्षक बन रहे हैं, इसलिए हमारे पास में तरंग फलन जो होंगे वो भी कितने होंगे, दो होंगे। अब इन दो जो तरंग फलन है, इन दोनों तरंग फलनों के लिए हमारे पास में जो इक्वेशंस हैं वो कैसे बनाएंगे। देखिए, एग्जांपल हमारे पास में ध्यान में रखना है, BeCl2 हम एग्जांपल ध्यान में रखते हैं। तो हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले है हमारे पास में तरंग फलन जो हम लेते हैं, दो आपके पास में संकरित कक्षक है तो दो तरंग फलन बनेंगे, एक होता है sin1 और दूसरा है sin2। अब ये जो तरंग फलन हमारे पास में बने हैं तो हम पहले क्या लेंगे, sin S, हमारे पास में S ऑर्बिटल है और sin P ऑर्बिटल है, दोनों में वही है, sin S है और sin P है। अब हमारे पास में इनके लिए कोफिशिएंट्स लेने हैं, तो पहले तो हमने कोफिशिएंट दिए थे C1, C2, C3, C4 ये, लेकिन वो सारे एक दूसरे में मिसमैच हो जाएंगे या मैचिंग हो जाएंगी उनकी, उन दोनों में डिफरेंस हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, A और B, A1 ले लिया और यहाँ पे B1 ले लिया, यहाँ पे A2 ले लिया और यहाँ पे B2 ले लिया। क्योंकि हमारे पास दो वेव्स फंक्शन बन रहे हैं, इसलिए हमारे पास समीकरण क्या हो गया, ये एक, और ये समीकरण कौन सा हो गया, दूसरा। ये दो हमारे पास में तरंग फलन के समीकरण बनेंगे, इन्हीं के आधार पर हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। A1, A2, B1, B2 ये चारों ही आपके क्या है, मिश्रित गुणांक हैं, जो C1, C2 के स्थान पर कैलकुलेशन के लिए हमने लिए हैं। देखिए, अब आपको ध्यान में रखनी है वो शर्तें जो मैंने आपको बताई थी, जो कि संकरित कक्षकों के गुणांकों की जब आप गणना करते हैं तो तीन शर्तें हमें काम में लेनी चाहिए। पहली शर्त थी प्रसामान्यीकृत की शर्त, नॉर्मलाइजेशन की शर्त थी। दूसरी थी लांबिक प्रसामान्यीकृत की शर्त, यानी कि आपके पास में ऑर्थोगोनलिटी या ऑर्थोनॉर्मलिटी की जो शर्त है वो। तीसरी, हमारे पास में बनने वाले जो संकरित कक्षक हैं उनकी संख्या परमाणुवीय कक्षकों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में तीन शर्तें थी। तो हम पहली शर्त जो इसके ऊपर लागू करते हैं, पहली शर्त हमारी कौन सी है, नंबर 1 हमने शर्त लागू की है कि हमारे पास में S कक्षकों का योगदान कितना होता है, S कक्षक का योगदान कितना होगा, 50% होगा। अब 50% योगदान है तो S ऑर्बिटल सभी कक्षकों के अंदर क्या होता है, समान रूप से क्या होता है, समान रूप से विभाजित होता है, इसलिए इसका आवेश घनत्व क्या होगा। देखिए, आवेश घनत्व क्या होगा, A1 का स्क्वायर बराबर A2 का स्क्वायर बराबर, देखो ध्यान में उतना ही, 50% है तो 50% को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास में, आवेश घनत्व हमेशा स्क्वायर में लिया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मैं आपको बताया था। अब A1 स्क्वायर बराबर A2 स्क्वायर बराबर 50% है तो हाफ हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1/2 हम इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास में A1 बराबर A2 बराबर वैल्यूज क्या आ जाएगी, 1/√2
2। देखिए हमारे पास में जो पहली वैल्यू आई है वो A1 और A2 की वैल्यूज़ है। हम इसको अलग से ऊपर लिख सकते हैं, A1 बराबर A2 बराबर 1/√2। ये मैं ऊपर इसलिए लिख रही हूँ अलग से ताकि जब मैं इसको बोर्ड को वापस क्लीन करूँ तो हमारे पास में ये वैल्यूज़ आपको याद रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी शर्त हम लगा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की शर्त, प्रसामान्यीकृत शर्त हमारे, और वो किसके ऊपर लगेगी, समीकरण नंबर 1 यानी कि साई1 के ऊपर। साई1 प्रसामान्यीकृत नॉर्मलाइज्ड प्रसामान्यीकृत है तो कैसी रिएक्शंस होगी। देखो प्रसामान्यीकरण की शर्त हमने बताई थी कि साइन स्क्वायर डी लैम्डा, और ये कौन से साइन पे लग रही है, 1 पे लग रही है, तो क्या हो जाएगा साइन 1 स्क्वायर डी लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये प्रसामान्यीकरण की हमारी शर्त होती है कि जब हम इस चीज़ का समाकलन करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब इस समीकरण के अंदर हम साइन 1 की वैल्यू पुट करते हैं जो किसमें है, समीकरण 1 में। तो समाकलन का निशान वैसे का वैसे, तो क्या आ जाएगा A1 साइन S प्लस B1 साइन P का होल स्क्वायर डी लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास में वैल्यूज आई है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ये फुलफिल करता है A प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको फुलफिल कर रहा है तो हमने पहले भी बताया था A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। इस फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ऐसे थे। जब इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, इस जो हमारी इक्वेशन आई है उसको सोल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में आपको पता है जितने भी हमारे सिंपली पहले लिखते हैं हम, जैसे हमारे पास में क्या आ रहा है A1 साइन S, तो A1 का स्क्वायर इसको हमने क्या मान लिया A और इसको हमने क्या मान लिया B। तो इसका क्या हो जाएगा A1 साइन S का A1 स्क्वायर साइन S स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा हमारा डी लैम्डा, सबके साथ में आएगा डी लैम्डा प्लस B1 स्क्वायर साइन P स्क्वायर डी लैम्डा। समाकलन वैसे का वैसे निशान चलता जाएगा, 2A1 B1 साइन S साइन P डी लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। हमारे पास में जो अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है तो उसमें क्या मिल रहा है कि हमारे पास में दो चीज़ें आ रही है। पहली आ रही है ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त और दूसरी है आपकी प्रसामान्यीकरण की शर्त। अब हम इस इक्वेशन को, जैसे ये आपके पास में कोफिशिएंट्स थे A1 B1 स्क्वायर जो भी है हमारे पास में, इन सबको हम क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, A1 स्क्वायर साइन S स्क्वायर डी लैम्डा प्लस B1 स्क्वायर साइन P स्क्वायर डी लैम्डा प्लस 2A1 B1 साइन S साइन P डी लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास में इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। अब आपको पता है कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए हमने इस इंटीग्रेशन से बाहर किसको निकाल लिया, कोफिशिएंट्स को निकाल लिया। ये जो आपका इक्वेशन है देखो साइन S स्क्वायर डी लैम्डा सेम टू सेम इसकी जैसी है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1। ये किसकी शर्त को पूरा करेगी, नॉर्मलाइजेशन की। ये भी किसको शर्त को पूरा करेगा, नॉर्मलाइजेशन का। और देखो साइन S साइन P यानी साइन S और साइन P दोनों का जो गुणनफल होता है वो ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है कि दोनों है आपके पास में जो हैं कक्षक हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो ये ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त को पूरा करते हैं। तो ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त को पूरा करते हैं तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0। नॉर्मलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। तो देखिए इसकी ओवरऑल इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0। तो हमारे पास में क्या बच गया, A1 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 प्लस B1 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2A1 B1 मल्टीप्लाई में 0 बराबर 1। ये हमारे पास में इक्वेशन है। अब ध्यान में रहे हमारे पास में जो इक्वेशन आ रही है उस इक्वेशन से हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही है वो कैसे आ रही है, देखो किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 1 ही आता, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बराबर 1। तो हमारे पास में क्या आ रही है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
अब देखिए हमने पहले कहा था कि मैं बोर्ड को क्लीन करूंगी तो आप वापस मान भूल जाओगे, इसलिए मैंने पहले A1 और A2 का मान जो हमारे पास में आया था वो मैंने ऊपर लिख रखा है। यहाँ पे हम जो कौन सी वैल्यूज आ रही है हमारे पास में A1 स्क्वायर, तो हम A1 की वैल्यू क्या है 1/√2 वैल्यू पुट करेंगे। 1/√2 इसका स्क्वायर है तो 1/√2 प्लस B1 स्क्वायर बराबर 1। देखिए अब हमारे पास में क्या आ रहा है, B1 स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास में 1 माइनस 1/√2 और मल्टीप्लाई में क्या है 1/√2 ये है, ठीक है। अब इसकी हम बात करें, हमारे पास में 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे 1/2। तो हमारे पास में B1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, सेम टू सेम A1 के जैसे आ रही है। तो ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई B1 की वैल्यू, इसको भी हम ऊपर लिख लेते हैं। B1 बराबर क्या आ गया 1/√2, ये बाद में हमारे काम आएंगे। ये हमने B1 की वैल्यू पुट कर ली। अब हम इसके लिए तीसरी शर्त हम जो है वो हम तीसरी शर्त लगाते हैं, वो है ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त। बताई थी मैंने आपको, ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त का मतलब होता है जब दोनों आपके पास में कक्षक होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो हम ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त लगाते हैं, जिसमें एच कक्षक और पी कक्षक के तरंग फलनों का गुणनफल या योग जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इसके अंदर हम जब ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त लगाते हैं तो ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त लगाने के लिए आपकी शर्त नंबर 3 sin1 व sin2 के लिए ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त, या हम इसी को बोल सकते हैं ऑर्थोनॉर्मल की शर्त, या जिसको बोलते हैं हिंदी में लांबिक प्रसामान्यीकृत की शर्त। अब ये शर्त लगाते हैं तो हमारे पास इसके लिए इक्वेशन क्या होती है sin1 sin2 जो 1/2 बोलो d लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। अब sin1 की जगह हम sin1 का मान पुट करेंगे और sin2 की जगह हम sin2 के वैल्यू पुट करेंगे, जो है हमारे समीकरण नंबर 1 और 2। तो हमारे पास में समीकरण नंबर क्या था a1 sin s प्लस b1 sin p और sin2 क्या था a2 sin s प्लस b2 sin p। ये हमारे पास में दोनों समीकरण आ गए, sin1 के मान हो गया और sin2 का भी हमारे पास में मान हो गया। अब आपको पता है जब दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है तो पहले वाले ब्रैकेट्स को दूसरे वाले ब्रैकेट से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए सिंपल सा मेथड होता है, पहले इस चीज़ को इससे और फिर उसके बाद में इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर दूसरी वाली चीज़ को उठा के इससे और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में 4 हमारे पास में नए आपके इंटीग्रेशन की वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे कैसे आएंगी देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं। sin1 जो की वैल्यू में है a1 sin s, तो a1 sin s को हम मल्टीप्लाई करेंगे a2 sin s, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा समाकलन का निशान एज इट इज वैसे का वैसा a1 a2 sin s ये है और sin s ये है, तो sin s स्क्वायर हो जाएगा और d लैम्डा इसके एज इट इज वैसा आ जाएगा, ठीक है। प्लस समाकलन निशान b1 है a2 सॉरी b1 वाले से नहीं, पहले a1 वाले से कर लेते, तो a1 b2 sin s sin p d लैम्डा ये दूसरा हो गया, प्लस तीसरा कौन सा आ जाएगा हमारे b1 वाले से करेंगे तो b1 a2 sin s sin p। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे करेंगे तो हमारे पास में कौन सी इक्वेशंस आ जाएंगी, ये देखो तीसरा आ गया हमारे पास में d लैम्डा समाकलन का निशान एज इट इज, प्लस चौथे डिजिट क्या आ जाएगी वही b1 को किससे b2 से, b1 b2 और क्या हो जाएगा साइन p का स्क्वायर d लैम्डा इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 0। अब देखो हमारे पास में इसको a1 a2 बाहर निकल जाएगा इधर तो, और बच गया क्या साइन s स्क्वायर d लैम्डा प्लस a1 b2 साइन s साइन p d लैम्डा प्लस b1 a2 साइन s साइन p d लैम्डा प्लस b1 b2 साइन p स्क्वायर d लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 0। अब वो शर्तें हम पहले वापस वही वाली शर्तें याद करेंगे, तो ये वाली शर्त क्या थी हमारे प्रसामान्यीकरण की शर्त, नॉर्मलाइजेशन
ये क्या था हमारा ऑर्थोगोनैलिटी, ये वाली कौन सी हो जाएगी ऑर्थोगोनैलिटी, और ये वापस कौन सी हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन। अब देखो नॉर्मलाइजेशन की जो शर्त होती है उसकी वैल्यू आती है 1, ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त के अकॉर्डिंग वैल्यू आती है 0, ऑर्थोगोनैलिटी वापस 0, और आपके नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग शर्त के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज बची, देखो यहाँ पे तो बची है A1 A2, यहाँ पे बची है A1 B2, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस क्या बच जाएगा B1 B2 इक्वल टू 0, यानी कि ओवरऑल हमारे पास में क्या बचा, कौन सी इक्वेशन बची है हमारे पास में, ओवरऑल हमारे पास में इक्वेशन जो बची है वो है A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू क्या हो गया 0, A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हमारे पास में जो भी वैल्यू A1 का मान है हमारे पास में, देखो यहाँ पे ये A1 और A2 का मान है और ये हमारे पास में B1 का मान है, ये मान इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। देखो A1 का मान क्या है 1/√2 मल्टीप्लाई A2 का मान क्या है हमारे पास में 1/√2 प्लस B1 का मान है 1/√2 और B2 का मान हमारे पास में नहीं है, निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखो 1/√2 का क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√2 B2 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो B2 हमारे पास में है 1/√2, इसके साथ में मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 1/2 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हाफ हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हाफ। तो B2 की जो हमारे पास में वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी -12, और ये √2 है मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम ऐसे कर सकते हैं √2/√2 मल्टीप्लाई √2 से √2 गया तो B2 की जो हमारे पास में वैल्यूज आई हैं वो कैसी आई है नेगेटिव के अंदर हमारे पास में वैल्यूज आई है, यानी कि हमारे पास यहाँ B2 की वैल्यू कैसी आई है, वैल्यू तो वही है 1/√2 लेकिन कैसी है नेगेटिव वैल्यू है, कैसी वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू। अब इसके बाद में हम जो हमारी तीनों शर्तें फुलफिल हो गई हैं, हमारी तीनों शर्तें जो फुलफिल हो गई उन तीनों शर्तों के अंदर हमारे पास में A1 A2 के मान भी आ गए, B1 और B2 के मान भी आ गए। तो हम जब SP संकरित कक्षकों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो तरंग फलन जो हमारे पास में आए थे उनके समीकरण जो हमने सॉल्व किए हैं, दो तरंग फलन हमारे पास में शुरू में आए थे, उन दोनों तरंग फलनों के अंदर हम जब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास में कुछ इस तरीके की वैल्यूज आएंगी। देखिए हमारे पास में दोनों समीकरण कैसा था, पहला था हमारे पास में sin1 इक्वल टू A1 sin S प्लस B1 sin P, और दूसरा कौन सा था sin2 बराबर A2 sin S प्लस B2 sin P। याद है ये पहले और दूसरे समीकरण मैंने आपको लिखवाए थे। अब इनके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, A1 की जगह A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/√2 sin S प्लस B1 की वैल्यू क्या आ रही है 1/√2 sin P। इधर कौन सी वैल्यू आ रही है A2 की वैल्यू क्या है 1/√2 sin S और B2 की वैल्यू क्या है माइनस। तो हमारी बात चल रही थी जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की। समीकरण नंबर 1 हमारे पास में था A1 sin S प्लस B1 sin P और दूसरा था A2 sin S प्लस B2 sin P। ये हमारे पास में इक्वेशन जो चल रही थी, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो चल रही थी वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या है 1/√2 A1 का मान है और B1 का मान 1/√2 है। अब इन दोनों के अंदर हमने जो दोनों समीकरण उनमें हमने A1 B1 और A2 B2 की वैल्यूज पुट कर लिए। इन्हीं समीकरणों को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपके पास में क्या हो जाएगा 1/√2 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा sin S प्लस sin P, और यहाँ पे 1/√2 को कॉमन ले लिया तो sin S माइनस sin P। ये हमारे पास में इक्वेशंस बन जाएगी। हमने इसको इक्वेशन को नाम दे दिया 3 और इसको दे दिया 4। आप अपने अकॉर्डिंग इसको नंबरिंग दे सकते हो। अब हमने एग्जाम्पल क्या लिया था शुरू में, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था BeCl2 जिसके अंदर कौन सा संकरण पाया जाता है Sp संकरण पाया जाता है। 2 संकरित कक्षक होते हैं,
एक एश कक्षक होता है, दूसरा पी कक्षक होता है। यानी कि एक एस कक्षक जो दिशाहीन होता है, गोलाकार होता है, जिसकी कोई भी दिशा नहीं होती है, गोलाकार बनाना है आपको, ये गोलाकार हो गया। दूसरा पी कक्षक हमेशा क्या है, डंबलाकार होता है, ठीक है। अब एस और पी कक्षक यानी कि मान लो हमारे पास में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम की बात है तो कौन सा कक्षक पार्टिसिपेट कर रहा है, 2s कक्षक पार्टिसिपेट कर रहा है, और तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 2px। अब देखिए हमारे पास में जब इनका एडिशन हम जो करते हैं तो यहाँ हमारे पास में जो लॉब्स आपस में ओवरलैप होती हैं, तो ये जो लॉब ओवरलैप होती है तो हमारे पास में कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है, ठीक है। ये इस तरीके का डायग्राम क्या शो करता है कि हमारे पास में जो लॉब्स होती है वो आपस में ओवरलैपिंग के थ्रू हमारे पास, ये कौन सा है, ये 2px वाला है, ये भी 2px की लॉब भी है, और ये क्या है हमारे पास में 2s हमारे वाला है। अगर हम इनकी बात करें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, या आपका क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग हम इसकी बात करें तो हमारे पास में दो तरीके की आएगी। एक में लेफ्ट में लॉब बड़ी होगी और एक में क्या होगा, राइट में लॉब बड़ी होगी। ध्यान रखना कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में दोनों में होगा पॉजिटिव ही बड़ा, दोनों में चार्ज हमेशा कौन सा बड़ा होगा, पॉजिटिव ही बड़ा होगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एक हमारा पॉजिटिव इंटरफेरेंस को शो करेगा और दूसरा हमारा नेगेटिव इंटरफेरेंस को शो करेगा। अब जो बनने वाले sp संकृत कक्षक जो हमारे पास में होते हैं वो कक्षक p कक्षक से अधिक दिशात्मक गुण जो हैं वो दर्शाते हैं। यानी कि s कक्षक तो अधिक गुणात्मक दिशात्मक गुण दर्शाता है, दिशात्मक गुण दर्शाता ही नहीं है, p कक्षक दिशात्मक गुण दर्शाते हैं, लेकिन जो बनने वाले संकृत कक्षक होते हैं वो इस p कक्षक से भी अधिक दिशात्मक गुण दर्शाते हैं। यानी कि हमारे पास में जो धनात्मक लौह है वो अधिक अतिव्यापन करती है, जो प्रबल बंध बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। अर्थात हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास में जो BeCl2 का हमने जो एग्जांपल लिया है, उस BeCl2 के एग्जांपल के अंदर हमारे पास में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। और 180 डिग्री के अंदर बनने वाले दो नए कक्षकों के अतिव्यापन के कारण जो दो नए संकृत कक्षक जो बनते हैं हमारे पास में, उनमें दिशात्मक और अतिव्यापन का जो गुण होता है, ओवरलैपिंग का जो गुण होता है, वो पार्टिसिपेट करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के गुणों से क्या होता है, ज्यादा होता है, उनके कक्षकों से थोड़ा सा ज्यादा होता है या उनसे अलग होता है। यानी कि सेम टू सेम वैसा का वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने sp संकृत कक्षकों के बारे में हमने पूरा नोटिफिकेशन किया, गुणांकों की हमने गणना की, कैसे हमारे गुणांक बनते हैं, कैसे हमने तीनों शर्तें लागू की, प्रसामान्यीकृत की शर्त लागू की, फिर ऑर्थोगोनलिटी लांबिक प्रसामान्यीकरण की शर्त लागू की है, उसके बाद में हमने इसकी स्ट्रक्चर्स बनाई है, वैल्यूज पुट की हैं, और हमने एग्जांपल लिया है BeCl2, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे sp2 संकृत कक्षकों के गुणांकों की गणना के बारे में। धन्यवाद।